सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने पिछले 3 वीडियो में 3 यूनिट ख़त्म कर दिए हैं। अब आज इस वीडियो में हम यूनिट 4 की बात करते हैं और यूनिट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में भारतीय संविधान की बात की गई है, मतलब भारतीय संविधान और शिक्षा। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जो आर्टिकल्स बताए गए हैं वो, और जो संवैधानिक मूल्य बताए गए हैं वो। तो मूल्य जो कि शिक्षा से संबंधित हैं उनके बारे में बात की गई है। तो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान में शिक्षा, जो भारतीय संवैधानिक वैल्यू हैं वो शिक्षा के माध्यम से कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इनके बारे में बात की गई है। अच्छा, मूल्य होते क्या हैं, पहले तो ये जान लीजिए। मूल्य जो हमारे जीवन के आचार विचार, जो हमारे जीवन को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं वो होते हैं मूल्य। मूल्य जैसे लोकतांत्रिक मूल्य जैसे होते हैं न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाई बंधुत्व की भावना। ये क्या होते हैं कि हमें समाज में कैसे समानता के साथ रहना चाहिए। स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम किसी को इंटरफेयर ना करें, हस्तक्षेप ना करें। तो ये सभी मूल्य होते हैं हमारे जीवन के आदर्श, जो चरित्र निर्माण के जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं कि हमें कैसे ईमानदारी से जीना चाहिए, ये सभी मूल्य होते हैं। तो संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं? जो संविधान में मूल्यों को स्थापित किया गया है वो है संवैधानिक मूल्य। एक न्याय संगत, समता मूलक और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा ऐसे व्यक्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो इन मूल्यों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं तथा एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान करते हैं। यानी जैसे न्याय संगत, यानी कि न्याय की भावना होनी चाहिए। समता मूलक, यानी एक सभी को समान रूप से देखना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज, यानी कि पूरे समाज में सभी को बोलने, अपने विचार रखने का सभी को अधिकार होना चाहिए और यह शिक्षा के माध्यम से इसका समावेश होता है। संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान में मूल्य हमारे जो संग्रहित किए गए हैं उनका जो रोल है हमारे जीवन में, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। तो शिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जैसे पाठ्यक्रम एकीकरण। पाठ्यक्रम एकीकरण में क्या है? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा के जो भी पाठ्यक्रम होते हैं हर सेमेस्टर में, उन पाठ्यक्रमों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना और धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों का सम्मान करना जैसे संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है जैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है? शिक्षण विधियों में आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चा, वाद विवाद और परियोजना आधारित शिक्षण छात्रों को इन मूल्यों को आत्मसात करने में मदद कर सकता है। यानी जैसे चर्चा, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो वाद विवाद और परियोजना आधारित यानी प्रोजेक्ट बेस्ड जो टीचिंग होती है, जो शिक्षा होती है, उसके माध्यम से छात्रों में इन मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है जिससे छात्र इन चीज़ों को सीखें। पाठ्येतर गतिविधियां यानी कि पाठ्यक्रम जो डेली का जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे अलग हटके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें पाठ्येतर गतिविधियां कहते हैं। जैसे वाद विवाद, कृत्रिम संसद यानी आर्टिफिशियल जो संसद तैयार किया जाता है कि उसमें कोई किसी नेता की भूमिका में है, कोई किसी नेता की भूमिका में है, कोई अध्यक्ष की भूमिका में है, ऐसे करके। तो ऐसे इसको कृत्रिम संसद कहते हैं। यानी कृत्रिम मीन्स होता है बनावटी,
और संसद मीन्स तो पता ही है आपको, संसद जहाँ पर संविधान के जो केंद्र द्वारा और जो राज्य द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि जाते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और किसी बात को रखते हैं, तो वो बनावटी संसद होती है। और सामाजिक जागरूकता अभियान, यानी समाज में जैसे नशा मुक्ति है और लड़कियों की पढ़ाई को लेकर है, ऐसे और जगह जगह गंदगी ना फैलाना, स्वच्छता से रहना, तो ऐसे सामाजिक जागरूकता अभियान जैसी स्कूल गतिविधियों के माध्यम से, स्कूल गतिविधियां संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने में व्यवहारिक अनुभव प्रदान कर सकती हैं। यानी कि अगर इस तरह की पाठ्येतर गतिविधियां अगर अपनाई जाती हैं स्कूलों में, तो इनके माध्यम से भी बच्चों में संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों की भावना उसमें उनमें बच्चों में आती है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण, यानी टीचर्स ट्रेनिंग। तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रदान करने और कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। यानी कि जो टीचर्स ट्रेनिंग जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें टीचर्स को भी संवैधानिक मूल्यों को कैसे प्रभावी ढंग से प्रदान करना है बच्चों में कैसे जो क्लास में जो वातावरण बनाना है कि सब बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ें और एक खुली और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। तो ऐसे मूल्यों को बढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो संवैधानिक मूल्यों को क्लास में बच्चों में लाने का प्रयास करें। फिर है सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक आउटरीच कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करने से नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो यानी कि जो सामुदायिक तौर पे जैसे होता है ना कि कोई कार्यक्रम होते हैं भाई, हम बिना किसी के सहयोग के किसी भी बड़े कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते, हमें एक दूसरे की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो कोई भी अगर हम सामुदायिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सभी की सहभागिता बराबर होनी चाहिए, तभी हम उस कार्य को सफल बना सकते हैं। तो सामुदायिक सेवा हो या कोई भी इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें छात्रों को शामिल करने के लिए उन्हें जैसे कि हमने कोई सामुदायिक कार्यक्रम रखा कि हमें सफाई अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उसमें क्या किया हमने, सभी को एक एक रोल दे दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। बच्चों को जब हम जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चे बड़े ही खुश होकर उस जिम्मेदारी को निभाते हैं कि हाँ मुझे ये रोल मिला है तो मुझे उसको बहुत अच्छे से निभाना है। तो बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का निर्माण होता है और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है, यानी कि हमने न्याय किया और समाज में सभी को बराबर का अधिकार दिया। फिर है रोल मॉडलिंग, यानी कि हम किसी की भूमिका निभाएं। तो शिक्षकों और शैक्षिक नेताओं को आदर्श व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए तथा अपने आचरण और बातचीत में संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन करना चाहिए। यानी कि रोल मॉडल, जैसे कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा शिक्षक हो, तो उसे अपने आप को ऐसे समाज में स्थापित करना चाहिए ताकि बच्चे उनको अपना रोल मॉडल माने और उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करें। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी के जैसा बनने का प्रयास करते हैं तो अच्छा ही बनना चाहेंगे ना, कोई बुरा बनना तो चाहता नहीं है। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो रोल मॉडलिंग का प्रयास करें कि मैं एक रोल मॉडल बच्चों के सामने बन सकूं, और टीचर्स को पहले अपने अंदर अच्छे गुण लाने पड़ेंगे, तभी बच्चे उन चीज़ों को सीखेंगे और उनके जैसा बन पाएंगे। फिर है अगला पॉइंट है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। आलोचनात्मक सोच यानी कि हम किसी चीज़ को तर्क वितर्क के माध्यम से सोच समझ के उसको आगे बढ़ाएं। तो छात्रों को प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना सूचित और जिम्मेदार नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यानी कि आलोचनात्मक सोच यानी कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही आंख बंद करके ना मान लें कि जैसे किसी ने हमें कहा और हम उसे मान लें ना। हमें क्या करना है, बच्चों में ऐसे गुण विकसित करने हैं जिसमें बच्चे प्रश्न पूछें, उसे तर्क के आधार पर समझें और जानें, विश्लेषण करें और जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करें हम उन्हें। यानी कि कोई भी जानकारी है उसे ऐसे ही नहीं कि आप जैसे कि चीज़ें वायरल हो जाती हैं, गलत जानकारियां भी वायरल हो जाती हैं, तो हमें उनमें ऐसी सोच विकसित करनी है कि ताकि वो किसी भी जानकारी का मूल्यांकन करने में इतने वो अपने आप को सक्षम बना सकें और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें।
फिर है विशिष्ट संवैधानिक मूल्यों को उदाहरण और शिक्षा के माध्यम से उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे समानता है तो पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता क्या होती है? यानी लड़के और लड़कियां जो समाज में हैं सभी को एक जैसा अधिकार मिले और विविधता के प्रति मतलब जो भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा मिल सके। फिर है न्याय, निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून के शासन के महत्व के बारे में पढ़ाना। यानी हम न्याय के बारे में बात करें, निष्पक्षता की बात करें, यानी कि हम किसी एक के फेवर की बात ना करें, हम निष्पक्ष न्याय की बात करें। और जवाबदेही यानी कि अगर हमने कोई जिम्मेदारी उठाई तो उसका जवाबदेह भी हमें बनना पड़ेगा। और कानून के शासन के महत्व के बारे में पढ़ाएं, यानी कि कानून सर्वोपरि होता है। ये भी हमें बच्चों में भावना को जागृत करना पड़ेगा कि कुछ भी अगर आप करते हैं तो गलत करके भी हम बच नहीं सकते हैं, कानून ही सबसे बड़ा होता है और कानून में न्याय जरूर मिलता है। फिर है स्वतंत्रता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए आलोचनात्मक सोच और विविध राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। दूसरे के अधिकारों को सम्मान करते हुए, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां हम दूसरों के अधिकारों का हनन न कर सकें। यानी कि हम जो भी अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है तो वो हमारी स्वतंत्रता नहीं होगी। अब जैसे कि हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और सभी को अपने पास सभी के पास मोबाइल होता है, तो हम पचला कुछ ऐसी रील्स या कुछ ऐसे वीडियोस चला रहे हैं खूब तेज आवाज में करके, जब कुछ लोगों के बीच में बैठे जिससे दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम अगर देख रहे हैं तो या सुन रहे हैं तो वो हम अपने तक सीमित रखें, दूसरे को इंटरफेयर ना करें कि दूसरा नहीं चाह रहा है फिर भी हम जबरदस्ती ऐसे बैठ के और जबरदस्ती का चला रहे हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब होता है, तो दूसरे को बुरा भी लगता है। इसलिए यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, मतलब दूसरे को भी अधिकार है भाई वहाँ बैठ कर बात करने का और सुनने का, तो हम दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता की भावना बच्चों में विकसित करना। फिर है बिरादरी का मतलब है जैसे सभी व्यक्तियों के प्रति सद्भाव, यानी सभी को एक समान भाव से देखना। और सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, किसी की कोई दिक्कत हो तो उसके प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो। और सम्मान को बढ़ावा देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो, कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें उसे सम्मान देना चाहिए, उसके प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखनी चाहिए और हमें उसके साथ सद्भाव से पेश आना चाहिए। फिर है धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और सिर्फ दूसरे किसी के भी धर्म का मजाक ना उड़ाएं, किसी के भी धर्म की उपेक्षा ना करें। तो धर्म और राज्य के पृथक्करण को कायम रखते हुए सभी धर्मों और विश्वास प्रणालियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना, यानी हम अपने धर्म का तो सम्मान करें ही करें, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें और दूसरे के धर्म की उपेक्षा ना करें, दूसरे के धर्म का मजाक ना उड़ाएं। फिर है जो संविधान में जो शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनके बारे में बात की गई, यानी शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या बातें कही गई, कौन से अधिकार, कौन से कर्तव्य, क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में जानना है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वो है अनुच्छेद 21, जो कि 21A, 21 में भी दो पार्ट है, 21 है और 21A है। तो 21A जो है 21A, जिसमें ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी इम्पॉर्टेंट शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको शायद पता हो कि संविधान में समानता और स्वतंत्रता और शैक्षिक अधिकारों की बात की गई है,
तो जो 21A है ये शैक्षिक अधिकार की बात करता है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी प्राथमिक शिक्षा के से उच्च प्राथमिक शिक्षा तक के जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी जैसे सरकारी स्कूल आपने देखे होंगे, ये सारी फ्री एजुकेशन दी जाती है सरकार की तरफ से। तो जो सरकार की तरफ जो फ्री एजुकेशन दी जा रही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो आर्टिकल 21A में बात की गई है। ये संविधान में लिखा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी इम्पोर्टेंट शिक्षा प्राप्त करने का पूरी तरह से अधिकार है। अच्छा, इस जो शैक्षिक अधिकार की बात की गई है, इसकी स्थापना 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम भी अस्तित्व में आया। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत ही फेमस टॉपिक है और ये आगे चल के आपको और डिटेल में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें क्या बात की गई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब कि शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त करने का पूरी तरह से अधिकार है और वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इसके अलावा है अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों में अनुच्छेद 45 है। तो अनुच्छेद जो 45 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, यानी जो राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। और अल्पसंख्यक अधिकारों और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद भी शामिल है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में बात की गई, तो 21A, लेकिन राज्य को जो कर्तव्य है कि वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराए, वो अनुच्छेद 45 में कहा गया है। जब राज्य की बात की जाती है तो वो अनुच्छेद 45 है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है जैसे अल्पसंख्यक अधिकार। तो जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए जो अधिकार की बात की गई वह है संविधान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ शैक्षिक अधिकारों की भी गारंटी देता है। अनुच्छेद 29 जैसे 21A था वैसे अनुच्छेद 29 है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, उनके हितों की जो रक्षा होती वो उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करके की जाती है। यानी अनुच्छेद 29 में बात की गई कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा और संस्कृति को, उनकी लिपि को संरक्षित रखते हुए उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी स्वयं की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यह आर्टिकल 30 में दिया गया है। फिर है आर्टिकल अनुच्छेद 350A और B। इसमें क्या बात की गई है? इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित चिंताओं और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारों की नियुक्ति का समाधान है। भाषाई यानी भाषा से संबंधित जो अल्पसंख्यक, जो अलग वर्ग होते हैं कि एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए आर्टिकल है 350A और B। अच्छा, सूची 1 में क्या है? संघ सूची है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय से संबंधित प्रविष्टियां शामिल हैं। सूची 3 और सूची 2 होती है राज्य सूची, लेकिन सूची 3 जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है शिक्षा से संबंधित। ये भी आपको मेन चीज है जो आपको याद रखनी है कि शिक्षा किस सूची में आती है, तो समवर्ती सूची में। समवर्ती मीन्स इसमें संघ की और संघ यानी केंद्र को संघ भी कहते हैं, तो केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों के विषय जिसमें शामिल होते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। सम मीन्स समान। तो समवर्ती सूची में केंद्रीय सूची की कुछ विषय और राज्य सूची के कुछ विषय दोनों शामिल होते हैं। तो शिक्षा जो है वो केंद्र सूची का भी विषय है और राज्य सूची का भी विषय है, इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन तथा श्रमिकों के व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित प्रविष्टियां शामिल हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी के क्षेत्र है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है शिक्षा पर, तो ये क्या है? ये समवर्ती सूची में आती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता दी।